चलिए आइए बच्चे, अब रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट के बस 3-4 सम ही बचे हैं, बाकी तो चैप्टर पूरा हो गया है। ठीक है, आइए जी। और ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं जो बचे हुए हैं, लास्ट से देखते हैं, जो बचा है वो कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जी। सो क्वेश्चन नंबर, ये 3 बचे हैं, 183, 184 और 186। आइए क्वेश्चन नंबर 183 करते हैं। बच्चे ये 183 और जो 184 है ये कॉमर्शियल क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, पर अच्छे सवाल हैं, इनको करना चाहिए क्लास में। ठीक है, 184 में एक अच्छा पॉइंट और भी आपको देखने को मिलेगा, एक नया पॉइंट देखने को मिलेगा जो आई थिंक किसी भी और क्वेश्चन का पार्ट नहीं था। सो आइए क्वेश्चन नंबर 183। टाटा मोटर्स इन गुजरात export its goods to Singapore at a price of Singapore dollar 500 per unit. The company also import components from Italy and the cost of component for each unit is euro 200. So Tata Motor export भी करता है और टाटा मोटर import भी करता है। एक्सपोर्ट करता है सिंगापुर में और सेलिंग प्राइस है सिंगापुर डॉलर 500 पर यूनिट। इंपोर्ट करता है इटली से और परचेज प्राइस है यूरो 200 पर यूनिट। सो टाटा मोटर एक इंडियन कंपनी है, वो सिंगापुर को एक्सपोर्ट करता है और सिंगापुर डॉलर उसको आते होंगे, वो यूरो में इंपोर्ट करता है तो यूरो उसको पे करने पड़ेंगे। The company's CEO executed an agreement for supply of 20,000 units on 1st January 2010. CEO ने एक एग्रीमेंट किया है 20,000 यूनिट्स को सेल करने का। The company's variable cost of producing per unit is 1250. अब वो इंडिया में बना रहे, एक तो वो कंपोनेंट परचेज करता है इटली से, प्लस अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंडिया में भी इनकर होगी। सो वो कह रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पर यूनिट इज ₹1250 एंड एलोकेटेड फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द कंपनी आर ₹1 लाख। तो ये तो कॉस्ट अकाउंटिंग टाइप सम है। एक्सचेंज रेट्स ऑन 1st January 2010 वर एज फॉलोज। तो 1st January 2010 के एक्सचेंज रेट्स दिए हैं, ₹/सिंगापुर डॉलर, ₹/यूरो। लो जी, ये दोनों रेट दिए हुए हैं, ₹/सिंगापुर डॉलर, ₹/यूरो। तो 1st जनवरी को ही कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो ये सारे स्पॉट रेट्स दिए हुए हैं। मिस्टर ए, द ट्रेजरी मैनेजर ऑफ द कंपनी, इज ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट ऑन डे टू डे बेसिस। बच्चे टाटा मोटर को किस चीज का डर है? सिंगापुर डॉलर के गिरने का डर है, बिकॉज उसमें रिसीवेबल है, और यूरो के चढ़ने का डर है, बिकॉज यूरो उसके पेबल है। सिंगापुर डॉलर के गिरने का डर है और यूरो के चढ़ने का डर है अगेंस्ट रूपी। वो कह रहा है जो ट्रेजरी मैनेजर है वो डे टू डे बेसिस पे एक्सचेंज रेट की मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है एंड हैज एक्सपेक्टेड दैट द रूपी वुड एप्रिशिएट अगेंस्ट सिंगापुर डॉलर। रूपी एप्रिशिएट कर जाएगा, मतलब सिंगापुर डॉलर डेप्रिशिएट कर जाएगा, नुकसान। एंड वुड एप्रिशिएट अगेंस्ट यूरो, रूपी यूरो के अगेंस्ट डेप्रिशिएट कर जाएगा, मतलब यूरो एप्रिशिएट कर जाएगा, दोनों तरफ नुकसान। वो कह रहा है जो ट्रेजरी मैनेजर है उसको अनुमान लग रहा है कि रूपी जो है वो सिंगापुर डॉलर के अगेंस्ट एप्रिशिएट कर जाएगा, रूपी एप्रिशिएट कर जाएगा, मतलब सिंगापुर डॉलर डेप्रिशिएट कर जाएगा, अपने को नुकसान होगा, बिकॉज हमारे सिंगापुर डॉलर में ही तो रिसीवेबल है। सिमिलरली यूरो पेबल है और हमें लगता है कि रूपी यूरो के अगेंस्ट डेप्रिशिएट होगा तो यूरो एप्रिशिएट होगा, तो हमें दोनों तरफ से नुकसान होगा। एज पर हिज एस्टिमेट द फॉलोइंग आर द एक्सपेक्टेड रेट्स फॉर 30th जून। ये क्या है? एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट्स दिए हुए हैं 30th जून के। एक सिंगापुर डॉलर में इतने रुपी, तो देखो सिंगापुर डॉलर डेप्रिशिएट होता दिख रहा है, और एक यूरो में इतने रुपी, तो यूरो एप्रिशिएट होता दिख रहा है। सो दोनों तरफ उसको लॉस है।
क्या मांगा है? यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द चेंज इन प्रॉफिटेबिलिटी ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू। क्या था ट्रांजैक्शन एक्सपोजर? कि डेट ऑफ ट्रांजैक्शन से लेकर डेट ऑफ सेटलमेंट तक जो एक्सचेंज रेट्स में बदलाव होता है उसके कारण जो गेन लॉस होता है दैट इज नोन एज द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। और सवाल ने भी आपसे यही मांगा है, द चेंज इन प्रॉफिटेबिलिटी ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। ये तो बहुत ही सिंपल है, स्पॉट रेट के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट निकाल लो, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट निकाल लो तो लॉस ही आएगा, बिकॉज दोनों जगह चपत लग रही है तो लॉस आएगा। तो उसी लॉस को बोलेंगे क्या? लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। सो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर आपको समझाया हुआ है, द रिस्क अराइजेस ड्यू टू चेंजेस इन एक्सचेंज रेट बिटवीन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डेट ऑफ सेटलमेंट। सो फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी है, ठीक है ना। सेकंड पार्ट बाद में पढ़ते हैं। आइए पहले फर्स्ट पार्ट के आंसर निकाल लें। सो क्वेश्चन नंबर 183। सो पहले एक्सचेंज रेट्स लिख लें जरा, स्पॉट रेट्स, क्योंकि ये रेट्स हमें चाहिए होंगे। स्पॉट रेट्स, 1 सिंगापुर डॉलर इज इक्वल टू ₹33 और 33.04 और 1 यूरो इज इक्वल टू ₹56.49 और 56.56। दूसरे एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट्स दिए हुए हैं, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट्स दिए हुए हैं। 1 सिंगापुर डॉलर इज इक्वल टू ₹32.15, 32.21। 1 यूरो इज इक्वल टू ₹57.27 और 57.32। चलिए जी, सो लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर निकालना है। सो पहली मर्तबा ये वर्ड क्लास में यूज किया गया है शायद, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। तो पहले स्पॉट रेट के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट निकाल लें, फिर एस्टिमेटेड स्पॉट रेट्स के अकॉर्डिंगली। सो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट यूजिंग स्पॉट रेट्स, यही होता है ना ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट यूजिंग स्पॉट रेट्स। आइए जी, तो आपकी सेल कितनी है, कितने यूनिट्स बेचने आपने? 20,000 यूनिट सेल करनी है आपने सिंगापुर डॉलर में। तो सिंगापुर डॉलर का सेलिंग प्राइस है 500 पर यूनिट ऑफ सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर डॉलर 500 पर यूनिट। अब आपको तो रुपी में आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर तो तभी निकलेगा ना। अब आपके पास सिंगापुर डॉलर आएंगे, आप सिंगापुर डॉलर बेचेंगे, बैंक सिंगापुर डॉलर खरीदेगा, तो रेट कौन सा लगेगा? 33 स्पॉट रेट के अकॉर्डिंगली इंटू 33। सो 20,000 इंटू 500 इंटू 33। अरे बाप रे बाप, ये हम रुपीज इन लैक्स में कर लेते हैं। चलो टोटली कर देते हैं, छोड़ो। तो ये सारा रुपीज में है 3300 लैक्स, 3300 लैक्स। फिर आप एक कंपोनेंट खरीदेंगे, कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट का रेट है यूरो 200 पर यूनिट। अब इसके लिए आपको यूरो बाय करने पड़ेंगे, तभी तो पे करोगे ना। तो बैंक यूरो सेल करेगा, तो रेट कौन सा लगेगा? 57.32 इंटू 57.32। तो 20,000 इंटू 200 इंटू 57.32। सो 22,92,80,000। फिर एक और भी है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। और मजे की बात है वो रुपीज में ही है, उसमें कोई ट्रांजैक्शन एक्सपोजर नहीं है। तो 20,000 यूनिट और 1250 रुपए पर यूनिट। तो 20,000 इंटू 1250, 2,50,00,000।
2,50,00,000 और एक फिक्स्ड कॉस्ट भी है। फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 1 करोड़। लो जी, अगर यही रेट रहे तो ये आपका प्रॉफिट आएगा 3,300 लाख, 2292, 80,000, 2,50,00,000, 1 करोड़, 6,57,20,000, 6,57,20,000। ये मैंने शायद रेट गलत ले लिया, सॉरी माफ करिएगा। ये मैंने एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट ले लिया। ओहो, ये लेना था ना 56.56, सॉरी माफ करिएगा। एक रेट मैंने वो गलती से ले लिया मैंने सही रेट है, बस मैंने एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट ले लिया 50, क्योंकि हम तो स्पॉट रेट के अकॉर्डिंगली निकाल रहे हैं ना। सो 22,624, एक मिनट, 20,000 इंटू 200 इंटू 56.56, 22,624, 0000। सो ये प्रॉफिट थोड़ा सा चेंज करेंगे। $6,87,60,000। अब सेम प्रॉफिट निकालना है यूजिंग एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, बिकॉज उसने ट्रांजैक्शन एक्सपोजर का गेन लॉस मांगा है। सो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, using expected spot rates, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट यूजिंग एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट्स। अब बताइए सेल 20,000 यूनिट, मतलब अगर स्पॉट रेट के अकॉर्डिंगली रेट रहते तो आपका 6,87,00,000 का प्रॉफिट होता, पर उसको लग रहा है ये रेट तो चेंज हो जाएंगे, तो आपके प्रॉफिट में कितना बदलाव आएगा। तो सेलिंग प्राइस तो वही है 500 सिंगापुर डॉलर। अब आप सिंगापुर डॉलर बेचने जाएंगे, बैंक खरीदेगा तो ये वाला रेट लगाएगा 32.15, क्योंकि आपको तो 30 जून को ही मिलने हैं। 32.15 100 रुपीज में। सो 3215, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, 20,000 इंटू 500 इंटू 32.15, 3215 000000। फिर से कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट, इसका भी रेट चेंज हो गया है, तो 20,000 इंटू यूरो 200। अब आप यूरो खरीदने जाएंगे, अब लगेगा ये वाला रेट जो मैंने गलती से ले लिया था 57.32, 57.32, 20,000 इंटू 200 इंटू 57.32, सो 22,928,00,00। वेरिएबल कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रुपीज में थी 2,50,00,000, और फिक्स्ड कॉस्ट में भी कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी रुपीज में है 1 करोड़। सो बताओ आपके प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। 3,215 लाख माइनस 22,928,00,00, 5,72,20,000। सो दोनों तरफ से लॉस था ना। सिंगापुर डॉलर का रेट गिर सकता है, यूरो का रेट बढ़ सकता है, सो दोनों तरफ से लॉस होगा, और लॉस हो रहा है। लॉस मतलब इन द सेंस प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा ना। अगर स्पॉट रेट वही रहते तो ये प्रॉफिट आता, जबकि स्पॉट रेट चेंज होने से प्रॉफिट इतना आएगा। तो लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। सो पहली बार इस तरह का क्वेश्चन हमने किया है, लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर 6876,00,00 रुपीज माइनस रुपीज 5722,00,00। सो 1154,00,00। ये आपका पहले पार्ट का आंसर है। दिस इज योर लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। सो मेन बात थी इस क्वेश्चन की लैंग्वेज, कि लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। अब ट्रांजैक्शन एक्सपोजर हमने थ्योरी में तो पढ़ा था, द एक्सपोजर विच अराइजेस ड्यू टू चेंजेस इन एक्सचेंज रेट बिटवीन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डेट ऑफ सेटलमेंट, पर उसका कोई सम नहीं किया था हमने,
तो इस क्वेश्चन में वो मांगा गया था। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए जरा, सेकंड पार्ट में देखिए जरा क्या कह रहे हैं, ये अच्छा है। हाउ मेनी यूनिट्स शुड द कंपनी इंक्रीजेज इट सेल्स in order to maintain the current profit level for the proposed contract in the end of June 2010। दोबारा पढ़िए जरा। How many units should the company increases its sales in order to maintain the current profit level for the proposed contract in the end of June 2010। वो कह रहा है देखो एक्सचेंज रेट चेंज हो रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मेरा प्रॉफिट लेवल मेंटेन रहे, मतलब मेरा प्रॉफिट कितना आना चाहिए, इतना 6,87,76,000, पर रेट तो चेंज हो गए हैं, इतना प्रॉफिट कैसे आ सकता है, रेट तो चेंज हो गए हैं, इतना प्रॉफिट कैसे आ सकता है। वो कह रहा है मैं नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा दूंगा, मैं ज्यादा यूनिट बेच लूंगा। तो आपसे पूछ रहा है मैं कितने यूनिट्स एक्स्ट्रा बेचूं ताकि रेट चेंज होने पे भी मेरा प्रॉफिट उतना ही आए, बिकॉज रेट चेंज होने पे आपका प्रॉफिट कम हो गया है। वो कह रहा है मैं प्रॉफिट कम नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं मेरा प्रॉफिट उतना ही आए। तो 30 जून को बताओ मैं कितने यूनिट्स एक्स्ट्रा बेचूं ताकि मेरा प्रॉफिट मेंटेन हो जाए। तो आपको इतना प्रॉफिट मेंटेन करना है, कुछ नहीं करना बच्चे, बस ये 20,000 की जगह आपको क्या लेना है, एक्स लेना है, और प्रॉफिट आपके पास है तो बैक कैलकुलेशन से आपको एक्स निकालना है। कितने यूनिट्स बेचूं, रेट कौन से लेने हैं, रेट ये वाले लेने हैं, रेट ये वाले लेने हैं, है ना, रेट ये वाले लेने हैं 32.15, 57.32 के रिवाइज्ड रेट यूज करके भी मेरा प्रॉफिट पहले जितना आ जाए। कितने यूनिट्स बेचूं कि रिवाइज्ड रेट यूज करके भी मेरा प्रॉफिट पहले जितना ही आ जाए। क्लियर है? सो लिखिए जी, बी कैलकुलेशन ऑफ number of units to be sold to maintain existing profit, to maintain existing profit at revised exchange rates, to maintain existing profit at रिवाइज्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो लेट नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स इंटू सेलिंग प्राइस कितना है 500 सिंगापुर डॉलर इंटू एक्सचेंज रेट 32.15 माइनस एक्स इंटू यूरो 2000 इंटू 57.32 माइनस एक्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 1250 रुपए पर यूनिट और माइनस 1 करोड़, और ये प्रॉफिट आपका पहले वाला आना चाहिए 68760000 68760000। बस जी यहां से एक्स निकालना है। सो 500 इंटू 32.15 तो 16075x माइनस 200 इंटू 57.32 11464x माइनस 1250x इज इक्वल टू 68760000 प्लस 1 करोड़ 78760000। 1 करोड़ हम राइट साइड पे ले गए। सो चेक कर लो एक्स कितना आ रहा है। सो ये निकाल लो पहले कितने एक्स है 16075 माइनस 11464 माइनस 1250 3361x इज इक्वल टू 78760000। तो एक्स कितना आ रहा है 7876 सो 23434 यूनिट्स। सो क्वेश्चन ने आपसे ये नहीं मांगा था कितने यूनिट्स बेचूं, क्वेश्चन ने मांगा था हाउ मेनी यूनिट्स द कंपनी शुड इंक्रीज इट सेल। तो बताओ इंक्रीज इन सेल कितना। अभी आप बेच रहे हैं 20,000 यूनिट, अगर आपको सेम प्रॉफिट मेंटेन करना है तो आपको 3434 यूनिट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा बेचने पड़ेंगे। अगर प्रॉफिट मेंटेन करना है तो 3434 यूनिट्स आपको एक्स्ट्रा बेचने पड़ेंगे।
सो बच्चे करने के बाद तो लगता होगा कि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बट जब बिना करे अगर ये पेपर में आ जाए ना तो ये तंग करेगा, बिकॉज ये कमर्शियल क्वेश्चन है, कोई कॉमन कॉन्सेप्ट तो इस पे लग नहीं रहा, सिर्फ एक्सचेंज रेट का एप्लीकेशन है, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। सो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर का मीनिंग पता होना चाहिए। सेकंड तो कॉस्टिंग जैसा पार्ट है, कॉस्टिंग में ऐसा बहुत करते हैं बैक कैलकुलेशन करके, ठीक है। सो गुड क्वेश्चन, आ सकता है ये सवाल पेपर में, लिखिए जल्दी। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, पॉज करिए। चलिए, सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। क्लियर है? सो बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है। आइए एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 184, और ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। नवंबर 09 के पेपर में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है। बच्चे देखने में लगेगा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो इंस्टीट्यूट ने वही काम किया, वही 183 के जैसा ही है। फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल सेम है, पर सेकंड पार्ट में धज्जियां उड़ाई हैं। सेकंड पार्ट जिसने नहीं किया मुझसे लिख के ले लो, वो सेकंड पार्ट नहीं कर पाएगा पेपर में, और ये ऑलरेडी आ चुका है। तो सर क्या बच्चों को सेकंड पार्ट में स्ट्रगल किए होंगे? 100% किए होंगे। सो फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम है जो ऊपर किया है, सेकंड पार्ट अलग है, ठीक है। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 184 पढ़िए। मैसर्स ओमेगा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक्सपोर्ट्स एयर कंडीशनर्स टू जर्मनी बाय इंपोर्टिंग ऑल द कंपोनेंट्स फ्रॉम सिंगापुर। देख लो, एक्सपोर्ट कर रहा है जर्मनी को यूरो में, और इंपोर्ट कर रहा है सिंगापुर से, सिंगापुर डॉलर में। उल्टा है, ठीक है ना। पिछली बार एक्सपोर्ट कर रहे थे सिंगापुर डॉलर में, इंपोर्ट कर रहे थे यूरो में। इसने उल्टा बनाया कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं जर्मनी को, ये देखो एक्सपोर्ट कर रहे हैं जर्मनी को तो यूरो रिसीवेबल, जर्मनी में यूरो चलता है, और इंपोर्ट कर रहे हैं सिंगापुर से तो सिंगापुर डॉलर पेबल, ठीक है। द कंपनी इज एक्सपोर्टिंग 2400 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ यूरो 500 पर यूनिट, सेम पॉइंट। द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड कंपोनेंट इज सिंगापुर डॉलर 800 यूनिट, पर यूनिट लिख लो, सिंगापुर डॉलर 800 पर यूनिट, सेम ही है। फिक्स्ड कॉस्ट एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आर 1000 एंड 1500 रिस्पेक्टिवली। तो फिक्स्ड कॉस्ट है 1000 पर यूनिट। याद करो, हम हमेशा बताते होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास में, जब भी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट दी हो तो थोड़ा ध्यान से सवाल करना है, गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। द कैश फ्लोज इन फॉरेन करेंसीज इज ड्यू इन 6 months। द करंट एक्सचेंज रेट्स आर एज फॉलोज। तो फिर से करंट एक्सचेंज रेट दिए हुए हैं, और यहां सवाल में एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट मिसिंग है। तो लिखिए जरा, सवाल में चेंज करिए, क्वेश्चन में एक वर्ड ऐड करिए, इसके बाद लिखना है, इसके बाद, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसके बाद मैं यहां पे लिख रहा हूं, लिखिए आफ्टर 6 months द एक्सचेंज रेट्स, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट मिसिंग है सवाल में, पेपर में दिए हुए थे, यहां टाइपराइटर में गलती कर दी। द एक्सचेंज रेट्स टर्न्स आउट एज फॉलोज। रूपी ऑब्लिक यूरो 52.00 ऑब्लिक 05, रूपी ऑब्लिक सिंगापुर डॉलर 27.70 ऑब्लिक 75। ये नोट करो, ये मिसिंग था, 27.70 ऑब्लिक 75। सो ये मिसिंग था, इसको पूरा करना था। क्लियर है? बस जी, तो सवाल वही है, स्पॉट रेट दिए हुए हैं, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट्स दिए हुए हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लॉस और गेन ड्यू टू द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। तो आइए फर्स्ट पार्ट तो जल्दी से कंप्लीट करते हैं, बिकॉज इसमें तो कुछ भी नहीं है। पहले मैं रेट्स लिख लूं जरा। सो क्वेश्चन नंबर 184, तो पहले रेट्स लिख लें आपके। सो पहला रेट दिया हुआ है
1 euro इज इक्वल टू रुपीज 51.50/55, तो ये एब्रीवेटेड कोट होगा। 51.55 आना चाहिए ना, 51 से 55 थोड़ा हो गया सीधा, ठीक है ना। और 1 सिंगापुर डॉलर इज इक्वल टू रुपीज 27.70/75 क्या होगा 27.75। ये कौन से रेट्स हैं? स्पॉट रेट्स। अब दूसरे फॉरवर्ड रेट्स लग रहे हैं, या जो मर्जी लिख लो। स्पॉट रेट आफ्टर 6 months, spot rates after 6 months. So 1 euro is equal to rupees 52.00 और 52.05। चेक करें, ये लिखवाए हैं। यस, 52.00/52.05 एब्रीवेटेड कोट है, इसको ठीक करके लिखना पड़ेगा। और दूसरा 1 सिंगापुर डॉलर इज इक्वल टू रुपीज 27.70 और 27.75। तो सब पॉइंट ए, कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। आइए जी, सो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एज पर करंट स्पॉट रेट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एज पर करंट स्पॉट रेट्स। सो करंट स्पॉट रेट्स के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट निकालते हैं। तो बताइए आपकी सेल कितनी। सो आपने 2400 यूनिट बेचने हैं, सेलिंग प्राइस है यूरो 500। सो आपने यूरो सेल करने हैं, बैंक ने यूरो बाय करने हैं, तो रेट लगेगा 51.50। सो रुपीज 2400 इंटू 500 इंटू 51.50, 6 करोड़ 18 लाख। आगे यहां भी कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट है शायद, यस। कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट फॉर सिंगापुर डॉलर 800। सो 2400 इंटू सिंगापुर डॉलर 800 इंटू, आपने सिंगापुर डॉलर बाय करने हैं, बैंक ने सेल करने हैं, बिकॉज सिंगापुर डॉलर का ही रेट है 27.75। सो 2400 इंटू 800 इंटू 27.75, 5 करोड़ 32 लाख 80,000। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट 1000 पर यूनिट और रुपीज में ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और 2400 यूनिट्स हैं, तो 24 लाख रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट है। और वेरिएबल कॉस्ट, अदर वेरिएबल कॉस्ट 1500 रुपए पर यूनिट इंटू 2400। सो 1500 इंटू 2400 36 लाख। सो ये आएगा आपका प्रॉफिट एज पर द करंट एक्सचेंज रेट। $25,20,000, 25,20,000। आई थिंक कोई रेट गलत दिया हुआ है सवाल में, एक मिनट रुकिए जरा, मुझे एक बार रेट मिलान कर लेने दीजिए। बच्चे ये गलती है, प्लीज ये ठीक कर लीजिए, नहीं तो आंसर मैच नहीं करेगा। ये 25 है, 27.70/75, सॉरी 27.20 है, सॉरी यही चेंज है, 27.20/25। ये रेट गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तभी मैंने कहा आंसर क्यों नहीं टैली किया। सो ये रेट ठीक करिए प्लीज, 27.20/25।
ठीक है, क्वेश्चन में रेट तभी आंसर नहीं टैली हुआ था, अब आंसर टैली कराएंगे। तो ये रेट ठीक करके लिखते हैं 27.20 और 27.25। हालांकि आंसर ना टैली कराना हो फिर तो कोई फर्क नहीं है, पर क्यों ना कराएं, ठीक है ना, आंसर तो टैली कराने ही होते हैं। 27.25 लगेगा। सो क्वेश्चन में रेट गलत दिया हुआ था। सो 2400 इंटू 800 इंटू 27.25 5232 0000। सो 34,80,000 34,80,000। ठीक है, अब दोबारा प्रॉफिट निकालें। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एज पर स्पॉट रेट्स आफ्टर 6 months। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एज पर स्पॉट रेट्स आफ्टर 6 months। सो सारा कुछ ही सेम है, सिर्फ एक्सचेंज रेट ही चेंज करने हैं। सो क्यों ना अपन इसको कॉपी कर लें, ठीक है ना, थोड़ा सा समय बच जाएगा। एक्सचेंज रेट ही चेंज करने हैं ना, बाकी सब तो एज इट इज छापना है। चलिए जी, तो अगर एक्सचेंज रेट, अगर आप सेल करेंगे यूरो बेचेंगे तो बैंक यूरो खरीदेगा तो रेट लगेगा 52, और सिंगापुर डॉलर आपने खरीदने हैं, बैंक ने बेचने हैं तो 27.75। लो जी, बाकी सब कुछ सेम। 24 लाख, 36 लाख, 6 करोड़ 24 लाख, 5 करोड़ 32 लाख 80,000 प्रॉफिट। 6 करोड़ 24 लाख, 5 करोड़ 32 लाख 80,000 माइनस 24 लाख माइनस 36 लाख 31 लाख 20,000। तो क्या प्रॉफिट कम हो गया? बिल्कुल हो गया। अगर वही एक्सचेंज रेट रहते तो ये प्रॉफिट आता, अभी ये आ रहा है। तो लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर 34,80,000 माइनस 31,20,000, 3,60,000 का लॉस है ड्यू टू द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। क्लियर है? सो पहले पार्ट में कुछ नया नहीं था, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया वो एज इट इज पेपर में आ गया, पर दूसरा पार्ट इंस्टीट्यूट ने नया पूछा। आइए जरा ध्यान से पढ़िएगा। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द लॉस और गेन ड्यू टू ट्रांजैक्शन एंड ऑपरेटिंग एक्सपोजर इफ द कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर इज ₹25,000। दो चीजें पूछी हैं अब। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द लॉस और गेन ड्यू टू ट्रांजैक्शन एंड ऑपरेटिंग एक्सपोजर। दो आंसर बताने हैं, लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, लॉस ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्सपोजर। सर ये ऑपरेटिंग एक्सपोजर कहां से आ गया? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। हमने तो ट्रांजैक्शन पढ़ा था, ट्रांसलेशन पढ़ा था, इकोनॉमिक एक्सपोजर पढ़ा था। सर ये ऑपरेटिंग एक्सपोजर क्या होता है? काम से रिलेटेड। बच्चे ऑपरेटिंग क्या होता है? अकाउंट्स के विद्यार्थी हैं हम लोग। ऑपरेटिंग क्या होता है? आपके काम से रिलेटेड जो रिस्क होते हैं, उससे जो चेंजेस अराइज होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपोजर। देखते हैं, कुछ दिया होगा। इफ द कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर इज 25,000। रुको, पहले पार्ट में हम जो बिलिंग कर रहे थे वो यूरो में कर रहे थे, 500 पर यूनिट। वो कह रहा है नहीं, अब हम जो बिलिंग करेंगे वो 25,000 रुपए में करेंगे। सो ध्यान से बच्चे, अब जो यूरो के कारण ट्रांजैक्शन एक्सपोजर आ रहा था वो अब नहीं आएगा, बिकॉज आप बिलिंग ही रुपीज में कर रहे हैं।
तो जब आप लोकल करेंसी में बिलिंग करते हैं फिर थोड़े ना कोई ट्रांजैक्शन एक्सपोजर होता है। ओके, करंट एक्सचेंज रेट चेंजेस टू, वो कह रहा है अब ये वाले एक्सचेंज रेट नहीं यूज करने, ये मैं चेंज कर रहा हूं इस पार्ट के लिए। करंट एक्सचेंज रेट चेंजेस टू रूपी ऑब्लिक यूरो, रूपी ऑब्लिक सिंगापुर डॉलर में चेक कर लेने तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। करंट एक्सचेंज रेट चेंजेस टू, तो करंट एक्सचेंज रेट उसने चेंज कर दिए हैं। अब आगे देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एस्टिमेटेड टू बी 1.5। ये क्या इकोनॉमिक्स शुरू हो गया। पेमेंट एंड रिसीट्स आर टू बी सेटल्ड एट द एंड ऑफ 6 months। फिर नीचे समझा रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। भाई इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी रहे हम लोग। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स proportionate increase in demand on account of proportionate decrease in price. So percentage change in quantity demanded due to the percentage change in price and vice versa. लो जी पार्ट हो गया खत्म। मन में बात आएगी इसमें प्राइस इलास्टिसिटी कहां से आ गया बच्चे? आ गया, पहले आप बिलिंग करते थे यूरो 500 पर यूनिट में, पहले आप बिलिंग करते थे यूरो 500 पर यूनिट में, अभी आप बिलिंग कर रहे हैं 25,000 रुपए में। तो प्राइस में कुछ ना कुछ बदलाव तो हुआ है, पर उसने बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहां जानबूझ के रुपीस दे दिया। बिकॉज अगर वो यहां भी यूरो दे देता ना तो आपके लिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस ढूंढना बहुत इजी हो जाता। अब बताओ, प्राइस चेंज होने से सेल के यूनिट्स चेंज होंगे? वो सेल के यूनिट चेंज होने के कारण जो एक्सपोजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपोजर। जबरदस्त सवाल है ये। वो सेल के यूनिट चेंज होने से जो एक्सपोजर आ रहा है दैट इज नोन एज द ऑपरेटिंग एक्सपोजर। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर अब सिर्फ एक है, ड्यू टू सिंगापुर डॉलर। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है ड्यू टू सिंगापुर डॉलर, क्योंकि यूरो तो खत्म ही हो गया ना, अब तो प्राइसिंग ही रुपीज में कर रहे हैं। सो आपसे क्वेश्चन ने 2 आंसर मांगे हैं, लॉस और गेन ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, लॉस और गेन ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्सपोजर। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज रेट चेंज होने से लॉस और गेन, यूनिट चेंज होने से नहीं। और ऑपरेटिंग एक्सपोजर मतलब यूनिट चेंज होने से लॉस और गेन, एक्सचेंज रेट से नहीं। सो ये जबरदस्त क्वेश्चन था। तो मैं दोनों का पहले मीनिंग लिखवा दूं कि यहां दोनों का मीनिंग क्या है। बी, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर मीन्स गेन और लॉस arising due to changes in exchange rates, whereas operating exposure means gain or loss arising due to changes in number of units sold, changes in number of units sold। so number of units sold क्योंकि आपके चेंज हो गए उसके कारण जो गेन और लॉस अराइज होगा। ठीक है, समझ आ गया। पहले मैं एक्सचेंज रेट लिख लूं, उसने करंट एक्सचेंज रेट इस बार चेंज कर दिए हैं। वो कह रहे करंट एक्सचेंज रेट सब ये वाले लेना, ऊपर वाले ना लेना। सो पहला देखो कौन सा है करंट एक्सचेंज रेट। 1 यूरो इज इक्वल टू रुपीज कितना? 51.75, 51.80। ठीक है, और 1 सिंगापुर डॉलर इज इक्वल टू रुपीज 27.10, 27.15। एक्सचेंज रेट आफ्टर 6 months वो सेम ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया क्योंकि क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं हुआ। सो हम मान के चलेंगे कि एक्सचेंज रेट आफ्टर 6 months तो आपके सेम ही होंगे ना, क्योंकि वो उसने सिर्फ करंट एक्सचेंज रेट चेंज करने को बोला है।
तो स्पॉट रेट आफ्टर 6 मंथ्स आपके वही है। अब कैसे करें? ट्रांजैक्शन एक्सपोजर का मतलब है लॉस और गेन ड्यू टू चेंजेस इन एक्सचेंज रेट्स ओनली। लॉस और गेन ड्यू टू चेंजेस इन एक्सचेंज रेट्स ओनली। तो देखो, आप 2400 यूनिट बेचते थे, मान के चलो आप अभी भी 2400 ही बेचेंगे। हालांकि अब ऐसे नहीं होगा, बिकॉज आपने प्राइस चेंज किया है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कारण यूनिट चेंज होंगे, वो बाद में देखते हैं ना। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर में यूनिट्स का इंपैक्ट नहीं लेना। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर में यूनिट्स का इंपैक्ट नहीं लेना। आप 2400 यूनिट बेच रहे थे, आप 2400 ही बेचेंगे। गेन और लॉस निकाल लो, दैट इज गेन और लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। और उसमें भी सिर्फ और सिर्फ सिंगापुर डॉलर के कारण ही इंपैक्ट आएगा और कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। हालांकि मैं तो टोटल गेन और लॉस ही निकाल दूंगा, पर जो इंपैक्ट आएगा उसमें वो सिंगापुर डॉलर का ही आएगा। समझ गए? तो सबसे पहले कैलकुलेशन और गेन और लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। इकोनॉमिक एक्सपोजर बाद में। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर में यूनिट्स का इंपैक्ट नहीं लेना। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर में सिर्फ और सिर्फ आपके फॉरेन करेंसी का ही इंपैक्ट आना चाहिए और कोई भी इंपैक्ट ट्रांजैक्शन एक्सपोजर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है एक्सचेंज रेट, और एक्सचेंज रेट तो अब 25,000 हो गया ना आपका। समझ गए ना? सो इधर देखिए, सोमोसी को कॉपी कर लेता हूं। एक्सचेंज रेट, सॉरी, प्राइस आपका 25,000 हो गया ना, तो मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूं, इसी में रेट चेंज कर देंगे। आइए जी, सो मेन बात ये पता होनी चाहिए कि ट्रांजैक्शन एक्सपोजर में आपका यूनिट्स चेंज नहीं होंगे, वो इकोनॉमिक एक्सपोजर है, काम से रिलेटेड रिस्क। यहां सिर्फ एक्सचेंज रेट। अब आप 2400 यूनिट ही बेचेंगे मान लो, तो रेट आपका कितना होगा? 25,000 रुपए पर यूनिट। तो 2400 इंटू 25,000, 6 करोड़। कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट वो तो वही रहेगा 27.25 के रेट पे, क्योंकि ये तो आज भी सिंगापुर डॉलर है, तो स्पॉट बेसिस पे खरीदोगे तो यही रहेगा। तो बाकी सब कुछ सेम है जी। 58320000 माइनस 24 लाख माइनस 36 लाख, एक मिनट, 6 करोड़ माइनस 52320000। सॉरी स्पॉट रेट चेंज हो गए हैं, माफ करिएगा। आपने सिंगापुर डॉलर बाय करने हैं, बैंक ने सिंगापुर डॉलर सेल करने हैं, स्पॉट रेट चेंज हुए हैं, सो 27.15 आएगा ना। उसने करंट स्पॉट रेट चेंज किए हैं। शॉर्टकट के चक्कर में ना, शॉर्टकट सच में लग जाता है, तो बेटर होता है लॉन्ग कट ही करो। लो जी, सो 6 करोड़ माइनस 52128000 माइनस 24 लाख माइनस 36 लाख, तो प्रॉफिट आता 18,72,000। पर रिवाइज्ड रेट्स तो चेंज नहीं हुए। स्पॉट रेट आफ्टर 6 मंथ्स वही है, पर सेलिंग प्राइस वहां भी चेंज हो गया। सेलिंग प्राइस अब 25,000 लेना है। आइए जी, तो ये था कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एज पर करंट एक्सचेंज रेट्स। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एज पर करंट एक्सचेंज रेट्स। अब दूसरा भी कॉपी कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एज पर स्पॉट रेट आफ्टर 6 मंथ्स। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, बार बार बोल रहा हूं, एक ही मतलब है कि यूनिट्स चेंज नहीं होंगे, सिर्फ सेलिंग प्राइस चेंज हुआ है, उसके कारण कोई ट्रांजैक्शन एक्सपोजर नहीं। और इसमें तो 6 मंथ्स वाला रेट तो सेम है, तो वेरिएबल कॉस्ट सेम ही रहेगी। सेलिंग प्राइस 25,000। अब देखो ना, सेलिंग प्राइस के कारण तो कोई ट्रांजैक्शन एक्सपोजर नहीं आएगा ना, ऊपर भी 6 करोड़ नीचे भी 6 करोड़ सिर्फ। और देखो चेंज किसमें है? कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट में। मैं इसको शॉर्टकट से भी कर सकता था, पर मैंने कहा छोड़ो, लॉन्ग कट ही ठीक है। 7,20,000। तो अब आपका प्रॉफिट बढ़ गया है, नहीं बढ़ गया, कम हो गया, कम हुआ है।
पहले 1872 फिर 720, तो लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, आइए जी। सो 18,72,000 माइनस 7,20,000, सो ये लॉस आ रहा है ₹11,52,000। तो सेकंड पार्ट में फिर से उसने लॉस और गेन ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर मांगा है। सेलिंग प्राइस वो कह रहा है ₹25,000 ले लेना, करंट स्पॉट रेट चेंज कर देना, कुछ नहीं था। मेन है दूसरा पार्ट, ऑपरेटिंग एक्सपोजर। अब ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्सपोजर। बच्चे अब इसके लिए हमें ये ढूंढना पड़ेगा यूनिट्स का इंपैक्ट कितना है। इसके लिए हमें यूनिट्स का इंपैक्ट देखना पड़ेगा कि आप कितने यूनिट्स एक्स्ट्रा बेचोगे या कम बेचोगे। बिकॉज पहले आपका प्राइस कितना था, आपका प्राइस था 500 यूरो पर यूनिट, अभी प्राइस हो गया 25,000 रुपए पर यूनिट। तो एक काम करते हैं, पहले आपने एक्सचेंज रेट कौन सा यूज किया था बताओ? 51.50। सो अगर मैं कहूं 500 यूरो भाव था तो इंटू 51.50 तो वो 25,750 बनता है। देख रहे हो? अगर 500 यूरो का भाव था तो यूरो आप इंडिया में कन्वर्ट कर रहे थे किस रेट पे? 51.50 के रेट पे, तो वो 25,750 बनता है और अभी है 25,000। आपने प्राइस कम किया है, आपने प्राइस कम किया है, तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। समझ आए? कैसे पता लगा कितना प्राइस कम किया है? अर्लियर आप 500 यूरो सेलिंग प्राइस था और 51.50 पे कन्वर्ट करते थे। पहले वाले रेट की बात कर रहा हूं, अभी वाले रेट के नहीं। 500 यूरो सेलिंग प्राइस था और 51.50 पे कन्वर्ट करते थे। उसको भी छोड़ो, रेट तो चेंज हो गया ना। अब रेट अब कौन सा लेना है? अब तो आपका ये रेट हो गया ना 51.75। वो वाला रेट तो लेना ही नहीं, मैं तो गलती से उसको ले गया क्योंकि करंट एक्सचेंज रेट तो चेंज हो गया। तो 500 यूरो सेलिंग प्राइस था, तो एक मिनट मुझे कैलकुलेशन कर लेने दो। ठीक है, 500 यूरो सेलिंग प्राइस था, 51.75 पे आप कन्वर्ट करते, पुराना रेट बदल चुका है, ठीक है। तो आपकी जेब में कुछ आता, 500 इंटू 51.75 25,875 आते, अभी आ रहे हैं 25,000। सो टेक्निकली आपने प्राइस कम किया है, टेक्निकली आपने प्राइस कम किया है। पर इसको करेंगे कैसे? इधर देखो, हम बोलेंगे, ध्यान से सुनना। हाँ जी, हम इसको यूरो में निकालेंगे। यूरो इक्वलेंट बेस्ड ऑन ओल्ड करंट रेट। ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको ना ओल्ड रेट से कंपेयर करना पड़ेगा इसको। अब आपने रेट रख दिया है ₹25,000। अभी मैंने जो कंपैरिजन कराया वो रुपीज में कराया, पर हम इसको करेंगे यूरो में। 25,000 रुपए अर्लियर रेट के अकॉर्डिंगली आप रेट कौन सा यूज कर रहे थे? 51.50। बताओ ये कितने यूरो होता? 25,000 डिवाइडेड बाय 51.50, 485.44 यूरो। पर एज पर रिवाइज रेट, यूरो इक्वलेंट बेस्ड ऑन रिवाइज्ड करंट रेट, अभी आपने 25,000 यूरो रेट, 25,000 रुपए रेट रखा और अभी जो रेट चल रहा है वो 51.75 चल रहा है। करंट एक्सचेंज रेट चेंज किया ना उसने, 51.75 चल रहा है। सो ये आपके कितने यूरो बनते हैं? 25,000 डिवाइड बाय 51.75, 483.09 यूरो। अब ध्यान से देखो, क्या रेट कम हुआ है? यस, कम हुआ है।
सर ये क्या किया आपने, इधर देखो जरा, t इज इक्वल टू 0 चल रहा है। ओल्ड करंट रेट रेलेवेंट कौन सा था कि 1 यूरो इज इक्वल टू ₹51.50। न्यू करंट रेट 1 यूरो इज इक्वल टू 51.75। सो हमने कैसे चाहे, हमने यूरो में प्राइस का कंपैरिजन किया। हमने कहा अगर यही 25,000 रुपए रेट पहले भी होता, रेट चेंज होने से पहले रेट 25,000 ही होता, तो यूरो बनाते इसके 51.50 पे, तो मेरी जेब में कितने यूरो आते, 485। अब क्योंकि रेट चेंज हो गया है तो 51.75 के हिसाब से मेरे पास कितने यूरो आएंगे, 483। सो ये रेट कम हुआ है। बच्चे मैं इतना बढ़िया सोल्यूशन नहीं मानता हूं, इंस्टीट्यूट ने किया है, मुझे करना पड़ेगा जो मुझे लगता है क्या होना चाहिए, जो मैं कर रहा था कि आपका प्राइस, क्योंकि इन्होंने ना ओल्ड रेट को न्यू रेट से कंपेयर करके चेक किया कि भाव गिरा के बढ़ा। मैं कह रहा हूं ओल्ड रेट को क्यों कंपेयर करना, मैं जस्ट एक थॉट बता रहा हूं, करना नहीं है वो, कि ओल्ड रेट को मैं क्यों देखूं। सवाल कह रहा है कि अब ये एक्सचेंज रेट लेने हैं, अब ये एक्सचेंज रेट लेने हैं, तो सोचो अगर 500 यूरो भाव था तो 51.75 पे कन्वर्ट करके 25,875 आता, अभी आ रहा है 25,000, तो 875 पे रेट कम हुआ है मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है होना चाहिए। मतलब एक ऑल्टरनेटिव वे है सोचने का। इन्होंने भी कम ही किया है, पर इन्होंने पुराने रेट को नए रेट से कंपैरिजन करके रेट कम करा है। बिकॉज कितना रेट गिरा, प्राइस इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंगली उतने से आपकी सेल गिरेगी या सेल बढ़ेगी। ये रेट बढ़ा है कि गिरा है, रेट गिरा है तो रेट गिरने से सेल बढ़ती है, रेट गिरने से सेल बढ़ती है, ये तो जग जाए रूल इकोनॉमिक्स का, है ना। सो पुराने रेट के अकॉर्डिंगली अगर 25,000 को कन्वर्ट करते तो कितने यूरो आते, नए रेट के अकॉर्डिंगली 25,000 को कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितने यूरो आ रहे हैं। समझ गए। ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, पुराना रेट ना देखो, 500 यूरो रेट था, नए रेट के अकॉर्डिंगली इंटू 51.75, 25,875 सेलिंग प्राइस होना चाहिए था। उसने सेलिंग प्राइस 25,000 रख दिया, 875 रुपए रेट गिर गया, पर उससे आंसर अलग आएगा। और मेरे हाथ में आंसर नहीं है ना, आंसर इंस्टीट्यूट के हाथ में है। सो इंस्टीट्यूट ने इसको पुराने रेट को नए रेट से कंपेयर करके किया है, जबकि मुझे नहीं लगता कि ये पुराने रेट से कंपैरिजन होना चाहिए। ठीक है, पर मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सो परसेंटेज फॉल इन प्राइस 483.09, 485.44 डिवाइडेड बाय 485.44 इंटू 100। सो ये एक बहुत ही अजीब सवाल है, क्योंकि पेपर में पता भी नहीं लगेगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का करना क्या है। तो माइनस मेन चीज यही थी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे ढूंढना है। 2 अप्रोचेस मैंने बताए हैं, लगाना इंस्टीट्यूट का है, दोनों से आंसर अलग आएगा ना, सेम थोड़ा ना आएगा, दोनों से आंसर अलग आएगा। इंस्टीट्यूट पुराने रेट को नए रेट से कंपेयर करके देख रहा है कि 25,000 अगर पुराने रेट के अकॉर्डिंगली होता तो इतने यूरो, नए रेट के अकॉर्डिंगली, जबकि मुझे लगता है कि उसने पुराने रेट को तो खत्म ही कर दिया ना सवाल में, कि आपने वो देखना ही नहीं है, आप नए वाले रेट के अकॉर्डिंगली करिए। पर जो सोल्यूशन दिया गया है मुझे तो वही कराना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव अप्रोच मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब बताओ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है, 1.5%। सो इंक्रीज इन डिमांड कितना आएगा, प्राइस गिरने से डिमांड बढ़ती है ना, मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1.5% इंटू 0.48%, 0.72%। सो बताओ रिवाइज्ड सेल कितनी आएगी। अभी बेच रहे हैं 2400 यूनिट, है ना, प्लस 2400 इंटू 0.72%, 2417 यूनिट्स, 2417 यूनिट्स। समझ गए, क्लियर है।
मैं बार बार कह रहा हूं, ये मुझे इतना वाजिब नहीं लगता जो किया गया है। जो मुझे लगता है पुराना रेट देखना ही नहीं चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन है वो रेट खत्म करके नया रेट दिया है ना, आपको नए रेट के अकॉर्डिंगली करना है और उसके अकॉर्डिंगली सोचना है कि भाव बढ़ा या गिरा। ठीक है ना। तो 500 यूरो की जगह अब आपने 25,000 कर दिया, तो 500 यूरो को 51.75 पे कन्वर्ट करते सो 25,875 आता, अभी 25,000 आ रहा है, तो 875 भाव आपने गिराया है। डिवाइड बाय 25,875, तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर 3.93 आ रहा है। पर वो नहीं चलेगा, आपको यूरो वाला ही करना पड़ेगा जो इन्होंने दिया है। अब आंसर कैसे करें, कुछ नहीं, अब टोटल एक्सपोजर निकाल लेते हैं ड्यू टू ट्रांजैक्शन एंड ऑपरेटिंग। इधर देखो, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एक्सपोजर। सर कैसे निकालोगे, फिर से 2 बार प्रॉफिट निकालूंगा। एक बार एग्जिस्टिंग रेट्स यूज करके, करंट रेट यूज करके 2400 यूनिट के साथ, रिवाइज रेट यूज करके 2417 के साथ। तभी तो कह रहा हूं टोटल एक्सपोजर निकाल रहा हूं। जब मैंने ऊपर ट्रांजैक्शन एक्सपोजर निकलवाया था तो मैंने दोनों जगह 2400 यूज किए थे ना। इधर देखो, जब मैंने यहां ट्रांजैक्शन एक्सपोजर निकलवाया तो मैंने दोनों जगह 2400 यूज करे, बिकॉज मुझे इकोनॉमिक नहीं लेना था। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां तो 2400 रखूंगा, यहां 2417 कर दूंगा। ठीक है, और टोटल एक्सपोजर आ जाएगा। टोटल एक्सपोजर से ट्रांजैक्शन एक्सपोजर हटाऊंगा तो इकोनॉमिक एक्सपोजर आ जाएगा। ठीक है, सो इधर देखिए, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट यूजिंग करंट एक्सचेंज रेट। करंट कौन से, रिवाइज वाले, पुराने नहीं देखने। यूजिंग करंट एक्सचेंज रेट एंड करंट सेल, क्योंकि मुझे टोटल एक्सपोजर लेना है। तो पहले मैंने देखा 2400 यूनिट बेचे एज पर दिस रेट, फिर 2417 यूनिट बेचे एज पर रेट 6 महीने बाद। ठीक है, सो अब मैं इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, चलो लिख ही देते हैं। सो वो तो निकाला ही हुआ है अपना, ये तो एज इट इज ही आ जाएगा, ये तो एज इट इज ही रहेगा ना, कि यहां 2400 यूनिट हैं अकॉर्डिंग टू द करंट एक्सचेंज रेट्स हैं। सो ये तो एज इट इज ही आ जाएगा सारा। ठीक है, अब कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट यूजिंग एक्सचेंज रेट्स आफ्टर 6 months एंड रिवाइज्ड सेल। अब सेल भी चेंज करो, तो सेल कितनी होगी, 2417 यूनिट्स, 25,000 रुपए का सेलिंग प्राइस। तो 60425,000। कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट 2417 इंटू, ये तो सिंगापुर डॉलर थे, कितने 800, इंटू इसका एक्सचेंज रेट तो वही रहेगा ना, ये थोड़ा चेंज होगा, 27.75 आफ्टर 6 months वाला है ना, 27.75। सो 2417 इंटू 800 इंटू 27.75, 536,574,00। यस, वेरिएबल कॉस्ट तो रुपीज में है। क्या रेट था वेरिएबल कॉस्ट का, 1500 रुपए पर यूनिट इंटू 2417, 362,550। अब बहुत ही ध्यान से, क्या फिक्स्ड कॉस्ट के यूनिट चेंज होते हैं कभी, नहीं। फिक्स्ड कॉस्ट के यूनिट थोड़ा चेंज होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट तो ओवरऑल सेम रहती है, तो फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी 24 लाख। आपके इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड आंसर में फिक्स्ड कॉस्ट भी 24,17,000 कर दी है। अरे कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, फिक्स्ड कॉस्ट थोड़ा चेंज होती है, इसलिए इंस्टीट्यूट से आंसर थोड़ा सा बदल जाएगा, और यहां हम बदलेंगे भी। आंखों देखा जहर थोड़ा खा लेंगे, उन्होंने फिक्स्ड कॉस्ट गलत की हुई है। जहां 2 अप्रोचेज होती हैं वहां हम उनकी बात मानते हैं, जहां वो कैलकुलेशन मिस्टेक ही कर देंगे वहां हम उनकी बात थोड़ा ना मानेंगे।
सो ये आ रहा है 7,42,100। सो इधर देखिए ये टोटल एक्सपोजर का लॉस आया है। क्या निकाल रहे थे हम? कैलकुलेशन ऑफ टोटल एक्सपोजर। सो लॉस ड्यू टू टोटल एक्सपोजर, लॉस ड्यू टू टोटल एक्सपोजर 1872 प्रॉफिट होना चाहिए था, जबकि 742,1 हुआ है। सो 11,29,900 का लॉस है। इसमें से हटा दीजिए लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। बच्चे ऑपरेटिंग एक्सपोजर से गेन आएगा क्योंकि आपके 17 यूनिट ज्यादा बिके हैं, तो ऑपरेटिंग एक्सपोजर से लॉस आ ही नहीं सकता। लॉस ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, सो ये हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था। लॉस ड्यू टू 11,52,000। सो देखो ऑपरेटिंग एक्सपोजर के कारण गेन आ रहा है। सो ये आ गया आपका गेन ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्सपोजर 22,100 रुपीज। तो इंस्टीट्यूट का आंसर थोड़ा सा अलग है, उन्होंने फिक्स्ड कॉस्ट भी उठा के चेंज कर दी, पर हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है? जबरदस्त क्वेश्चन था। एक पॉइंट जो खतरनाक था कि इसमें ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा, क्योंकि इसके दो अप्रोचेस बनते हैं। हमने इंस्टीट्यूट के अप्रोच को ही यूज किया है जो इंस्टीट्यूट ने किया, नहीं तो मैं दूसरा भी बता दिया आपको, पर अब करना नहीं है। वो करना आपको यही है कि अगर 25,000 ओल्ड रेट के अकॉर्डिंगली होता तो कितने यूरो, 25,000 नए एक्सचेंज रेट के हिसाब से कितने यूरो, दोनों का डिफरेंस। जबकि मुझे लगता है कि ओल्ड रेट देखना ही नहीं चाहिए, कि क्वेश्चन ने तो न्यू रेट दे दिया है सवाल में। पर चलो बाकी सवाल ठीक था। हाँ, ऑपरेटिंग एक्सपोजर का मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा, मुश्किल सवाल है, ये नहीं कर पाएगा। अगर पहली बार पेपर में आ जाए ये कोई नहीं कर पाएगा। मैं कह रहा हूं आपने कर लिया ना, दोबारा करना ये फिर गलत हो जाएगा, ये फिर गलत हो जाएगा। सो ऑपरेटिंग एक्सपोजर सीधा नहीं निकल सकता, हमने टोटल एक्सपोजर निकाला। एग्जिस्टिंग सेल, करंट एक्सचेंज रेट, रिवाइज्ड सेल रेट आफ्टर 6 मंथ्स, टोटल एक्सपोजर, और उसमें से ट्रांजैक्शन एक्सपोजर माइनस किया तो ऑपरेटिंग एक्सपोजर आपका आंसर आ गया। क्लियर है? जबरदस्त कमर्शियल क्वेश्चन था ये, जबरदस्त सवाल। लिखिए इसको जल्दी। सो इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं तो फिर त्राहीमान होता है पेपर में कि पता नहीं क्या आ गया, पता नहीं क्या आ गया। ठीक है ना? सो वो त्राहीमान से बचना है। सो आपको ध्यान से क्वेश्चंस करने हैं। पॉज करिए जी, ऊपर करेंगे। सर ये तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बच्चे फिक्र वो करते, अभी और भी आएगा। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। मुझे लगता है एसएफएम में चैप्टर ही 2 पढ़ने लायक है। डेरिवेटिव्स और फॉरेन एक्सचेंज, पीछे क्या था, वैल्यूएशन में क्या था, कुछ भी नहीं था। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए। कितना बड़ा है, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए। चलिए, सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। क्लियर है? सो ये 2 कमर्शियल क्वेश्चंस थे, दोनों के दोनों हमने कर लिए। आइए एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 186। सो ये भी नवंबर 18 ओल्ड कोर्स में पूछा गया खतरनाक सवाल, नहीं कर पाए थे बच्चे पेपर में। इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ये भी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का सम है। हमने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं और मैंने कहा था इस पे जब भी सवाल बनेगा कुछ अलग ही तरह का बनेगा। सो अगेन ये इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का ही सम है। जबरदस्त सवाल है, बच्चे फ्लैट हो गए थे क्वेश्चन में। सो बच्चे एसएफएम ऐसा ही चैप्टर टॉपिक है। अगर क्वेश्चन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आता है, कोई दुनिया की ताकत नहीं बच सकती। बहुत मेहनत करिए प्लीज, जो पढ़ाया है वो पढ़ के जाइए। मैं कहता हूं जैसा मर्जी पेपर आ जाए आप आराम से क्लियर करेंगे, डरना नहीं है, डरना नहीं है। पर कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए। जितना मर्जी मुश्किल आ जाए, इंस्टीट्यूट 60 नंबर लेने लायक तो पेपर देता है। अब ये इकलौता थोड़ा आया होगा क्वेश्चन पेपर में, और भी तो आए होंगे, सारे ऐसे ही थोड़ा आए होंगे। हाँ, एक आधा पेपर ऐसा होता है जहां सारे ऐसे आ जाते हैं,
फिर वो तो सबके साथ है, कोई कुछ नहीं कर सकता। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, पढ़िए, चीजों को ग्रास्प करिए, समझिए, तब जाके ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। हाँ, कोई नई चीज आ जाए तो आपको दिक्कत आनी चाहिए। जैसे ये पिछले सवाल में नई चीज आ गई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इंपैक्ट कैसे लेना है, यहां तंगी आनी चाहिए। पर करी हुई चीज में वो उल्टा पुल्टा सवाल बना के दे दे, उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे मैंने अभी क्वेश्चंस कराए थे कि जहां वो सेम क्वेश्चन ऊपर से उठाया और नीचे रिक्वायरमेंट चेंज कर दी, सेम क्वेश्चन लीडिंग लैगिंग का उठाया, बीच में जोड़ दिया मेरे पास इतने रुपए हैं, उसमें नहीं दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि वो तो कुछ भी हो सकता है सवाल में। नई चीज आ जाए उसमें दिक्कत आनी चाहिए। तो देखते हैं इस सवाल में नया था कि नहीं था। पढ़िए जी। द ट्रेजरी डेस्क ऑफ अ ग्लोबल बैंक incorporated in UK wants to invest £200 million on 1st January 2019 for a period of 6 months and has the following options। तो मैंने कहा था इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का सम है। ट्रेजरी डेस्क कहाँ बैठा है? यूके में। £200 मिलियन इन्वेस्ट करना चाहता है 6 महीने के लिए, और उसके पास ये ऑप्शंस हैं। पहला, द इक्विटी ट्रेडिंग डेस्क इन जापान wants to invest the entire GBP 200 million, ऊपर लिखा था यूके, चलो कोई बात नहीं, मतलब वो जापान में इन्वेस्ट करेगा, है ना। द इक्विटी ट्रेडिंग डेस्क इन जापान wants to invest entire 200 million in high dividend yielding Japanese securities that would earn a dividend income of Japanese yen 1182 million. The dividends are declared and paid on 29th June. Post dividend the securities are expected to quote at 2% discount। आपको पता है एक्स डिविडेंड हो जाता है भाव तो 2% नीचे आ जाएगा शेयर प्राइस। The desk also plans to earn Japanese yen 10 million on a stock borrowing lending activity because of this investment. The securities are to be sold on 29th June with a T+1 settlement and the amount remitted back to Treasury in London। सर क्या है ये, समझाता हूं। पहले दूसरा पढ़ लें। फिक्स्ड इनकम डेस्क ऑफ यूएस प्रपोज टू इन्वेस्ट द अमाउंट इन 6 month GSEC दैट प्रोवाइड्स अ रिटर्न ऑफ 5% पर एनम। उसने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है। करंट एक्सचेंज रेट दिए हुए हैं, जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी यूएस डॉलर, तो दोनों जीबीपी के रेट होंगे बिकॉज 1 से ऊपर है और जीबीपी बड़ी करेंसी है, तो मार्केट पैरिटी के अकॉर्डिंगली ये दोनों जीबीपी के रेट्स हैं। स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट 6 महीने का। एज ए ट्रेजरर advise the bank on the best investment option. What would be your decision from a risk perspective? You may ignore a taxation. सर क्या क्या आ रहा है पेपर में, बच्चे भी देखते जाना क्या क्या आ रहा है। आइए जी। सर आप इसमें और भी क्वेश्चंस कराओगे, पहले तो ये बताओ, क्योंकि चैप्टर तो खत्म हो गया। हाँ बच्चे, एक्स्ट्रा क्लासेस भी होंगी, टेंशन ना लो, एक्स्ट्रा क्लासेस भी होंगी, वो रिवीजन क्लासेस के साथ अटैच करूंगा उसको मैं, कोई बात नहीं, फिलहाल आप इसको खत्म करिए। 186 सवाल देखते हैं पहले। तो एक यूके की कंपनी के पास £200 मिलियन है और वो इसको इन्वेस्ट करना चाहता है 6 महीने के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान से पढ़ना है। ये सवाल हो सकता है, मतलब कोई भी कर सकता है, जिसने पहली बार नहीं भी किया हो वो भी कर सकता है, क्योंकि हमने सिमिलर क्वेश्चन कराया था पहले भी आपको, वो अलग था थोड़ा सा पर कराया था। पहला कि आप जापान में इन्वेस्ट करिए, दूसरा आप यूएस में इन्वेस्ट करिए। पहले यूएस वाला पढ़ते हैं। The fixed income desk of US proposed to invest the amount in 6 month GSEC। तो यूएस में वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा जहां से उसको इंटरेस्ट मिलेगा 5% पर एनम। सो 3 स्टेप काम होता है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में। पहला, सेल पाउंड बाय डॉलर, क्योंकि यूएस में इन्वेस्ट करना है तो डॉलर, सेल पाउंड बाय डॉलर यूजिंग स्पॉट रेट, इन्वेस्ट डॉलर फॉर 6 months एट 5%, और लास्ट में सेल डॉलर बाय पाउंड एट यूजिंग फॉरवर्ड रेट। हाँ तो ये तो किया था हमने, इसमें तो कुछ भी नहीं था। फर्स्ट पार्ट वो कह रहा है जी जापान में इन्वेस्ट करते हैं
जहां से हमें सालाना डिविडेंड ही आ जाएगा, कितना, येन 1182 मिलियन। बट उसके कारण हमारा जो स्टॉक है वो 2% गिर जाएगा, ठीक है ना। मतलब जो आपका पोर्टफोलियो वैल्यू है वो 98% रह जाएगा। रिडक्शन इन शेयर प्राइस, रिडक्शन इन शेयर प्राइस 2%। अब एक चीज नहीं थी जो कभी भी नहीं आई हमारे सिलेबस में, पूरा सिलेबस हो गया, सिर्फ थ्योरी के 2-3 लेक्चर्स बचे हैं, पूरा सिलेबस हो गया, ये चीज कभी भी नहीं आई हमारे पेपर में। पढ़ो क्या लिखा है। द डेस्क ऑल्सो प्लान्स टू अर्न Japanese yen 10 million on a stock borrowing lending activity। पहली बात तो मैं ना भी बताऊं ये क्या है, और मान लो आपको नहीं पता ये क्या है, ये तो समझ में आता है आपको येन 10 मिलियन की कमाई हो रही है। भाड़ में जाए क्या है। मान लो बीइंग ए स्टूडेंट, मैं बताऊंगा, बीइंग ए स्टूडेंट आपको नहीं पता ये क्या है, इतना तो समझ में आना चाहिए कि आपको 10 मिलियन येन की कमाई हो रही है। तो 3 स्टेप एक्टिविटी, सेल जीबीपी बाय येन, इन्वेस्ट द येन इन शेयर्स, अर्न डिविडेंड इन येन, पोर्टफोलियो वैल्यू विल रिड्यूस्ड बाय 2%, स्टॉक लेंडिंग से 10 मिलियन येन, टोटल येन, सेल येन बाय पाउंड यूजिंग फॉरवर्ड रेट, बस खत्म। और दोनों में कंपैरिजन करना है, जहां ज्यादा येन आ रहे हैं नेट गेन निकाल लेंगे ना, 200 मिलियन जीबीपी से स्टार्ट किया है तो नेट गेन निकाल लेंगे, जहां नेट गेन ज्यादा आएगा पाउंड में, वही आपका आंसर है। पर सर बताओ तो सही, ये स्टॉक लेंडिंग एंड बोरिंग क्या होता है? बच्चे मैं इस पे टॉपिक कराऊंगा, एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा सिलेबस खत्म करने के बाद, और इसमें मैं टॉपिक कराऊंगा पूरा, थोड़ा सा सुन लो। स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव चैप्टर मोटा मोटा बताऊंगा, पूरा वहां बताऊंगा। डेरिवेटिव चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था कि आप कैश मार्केट में खरीद सकते हैं पोजिशनल, पर बेच नहीं सकते। सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग सिर्फ इंट्राडे होती है कैश मार्केट में, शॉर्ट सेलिंग सिर्फ इंट्राडे होती है कैश मार्केट में। पर अगर आपको पोजीशनल शॉर्ट सेल करना है तो आप शेयर्स को बोरो करके सेल कर सकते हैं। मान लो मुझे लगता है कि यहां से एचडीएफसी बैंक का शेयर गिरना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए, क्रेडिट कार्ड देने पे बैन लगा हुआ है, पर मैं डेरिवेटिव में नहीं बेचना चाहता, क्योंकि डेरिवेटिव का लॉट साइज बहुत बड़ा है, 500 शेयर्स का मेरा ख्याल लॉट है, या 500-525 शेयर का लॉट होगा। मैं तो 100-200 शेयर का खिलाड़ी हूं, मैं 500 शेयर नहीं बेच सकता। अब डेरिवेटिव में तो लॉट बेचना है, तो मैं कैश मार्केट में सेल करना चाहता हूं, बिकॉज मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक गिरेगा। मेरे दोस्त के पास शेयर्स पड़े हुए हैं, तो मैं उससे शेयर बोरो करके सेल कर सकता हूं, पोजिशनल सेलिंग हो जाती है। इसका अलग मैकेनिज्म है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक लेंडिंग एंड बोरिंग स्कीम बोलते हैं। अब सोचो, जिस दोस्त से मैंने उधार लिए शेयर, मुझे उसको कुछ ब्याज देना पड़ेगा, इसको कहते हैं इनकम ड्यू टू स्टॉक लेंडिंग स्कीम। अब ये कह रहा है क्योंकि मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा, अब मेरी तो कह रहा है 6 महीने की इन्वेस्टमेंट है, तो मैं 6 महीने के लिए शेयर्स को लेंड करके कुछ इनकम कमा लूंगा, क्योंकि जिसने शॉर्ट करने हैं उसको वो शेयर्स चाहिए होंगे। मोटा मोटा बोला है, बाकी मैं इस पे पूरा टॉपिक कराऊंगा बाद में एक्स्ट्रा क्लासेस में। दिस इज कॉल्ड स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग। इसका एक अलग प्रोसीजर है, ऐसे नहीं आप दोस्त से ले सकते, ये स्टॉक मार्केट के रूट के जरिए होता है, तो इसका एक अलग प्रोसीजर होता है मार्केट में, जिसकी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, तो समझ लो ये एक इनकम है, बस जी आपको बताना है कौन बढ़िया है। ठीक है, तो सब पॉइंट ए। तो फिर से देखो, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग का सम है, रिसेंटली इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के मैंने पहले भी कराए हैं, जबरदस्त क्वेश्चन। इफ इन्वेस्टमेंट इज मेड इन जापान, तो स्टेप नंबर 1 सेल येन या अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। वहां पाउंड तो इन्वेस्ट होंगे नहीं, येन इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो 200 मिलियन पाउंड के येन बनाते हैं स्पॉट रेट पे। रेट कितना है? 148.0002। तो बताओ कितने येन लाते हैं? 29600.04 मिलियन येन। अब देखो आपको इनकम क्या क्या है। एक तो आपको डिविडेंड इनकम है, कितने येन की? 1182 मिलियन येन।
एक इनकम ड्यू टू स्टॉक लेंडिंग, इनकम फ्रॉम स्टॉक लेंडिंग कितना 10 मिलियन येन। पर एक नुकसान भी है, आपने इतने का पोर्टफोलियो बनाया, ये पोर्टफोलियो 2% गिर जाएगा, तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो एट द एंड, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो एट द एंड येन 29600.04 इंटू 98%, सबको पता है एक्स डिविडेंड भाव गिर जाता है, सो 29008.04, सो ये आता है आपका टोटल येन रिसीवेबल आफ्टर 6 मंथ्स। 6 महीने बाद डिविडेंड इनकम येन में, स्टॉक लैंडिंग इनकम येन में, पोर्टफोलियो बेच दिया तो 29008 येन मिल गए। सो टोटल येन आपको कितने मिले, क्योंकि इसके बाद में आपको बनाने पड़ेंगे ना पाउंड। सो टोटल येन आपके इससे आए 30200.04 मिलियन येन। अब इसके 6 मंथ्स बाद पाउंड बना देंगे, तो पाउंड इक्वलेंट येन 30200.04 और 6 महीने बाद का स्पॉट रेट कितना है, फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है 150, तो इसके पाउंड बने आपके 201.33 मिलियन पाउंड। तो बिल्कुल आपको नेट गेन हुआ है, बिल्कुल हुआ है, आपको मिले हैं पाउंड 201.33, स्टार्ट किया था 200 से, सो 1.33 मिलियन पाउंड का आपको नेट गेन हुआ है। इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के सम ऐसे ही होते हैं, पहले भी कराया था इस तरह का, पर वहां सिर्फ ब्याज था कि आप इन्वेस्ट करिए आपको ब्याज मिलेगा। यहां आपको कह रहा है डिविडेंड इनकम, स्टॉक लेंडिंग, बहुत कुछ है, दूसरी ऑप्शन में कुछ नहीं है, वहां सिर्फ ब्याज है। सो बी, इफ इन्वेस्टमेंट इज मेड इन यूएस, तो अब पाउंड के स्पॉट रेट पे डॉलर बनाने पड़ेंगे। सो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पाउंड 200 इंटू 1.28, क्योंकि पाउंड का रेट है तो मल्टीप्लाई होगा, आपके पास पाउंड ही है, सो डॉलर 256 प्लस इसके ऊपर ब्याज मिलेगा आपको सिंपल 256 इंटू 5% इंटू 6/12, डॉलर 6.4, सो रिसीवेबल आफ्टर 6 मंथ, रिसीवेबल आफ्टर 6 मंथ्स 262.40 डॉलर्स, 262.40 डॉलर्स। तो इसके पाउंड बना लो, क्योंकि मैंने आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में सिखाया था, बस एक चीज का ध्यान रखना, जिस करेंसी में आप बैठे हैं आंसर उसी करेंसी में आना चाहिए। आप यूके के फंड मैनेजर हैं तो आंसर सारा पाउंड में आएगा। सो डॉलर 262.40 डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड रेट 1.30331, ये तो क्वेश्चन ही सिंपल था, वन वे रेट है, तो ये आ रहे हैं पाउंड, ये तो सेम ही आ गया। ये बच्चे 3 डिजिट तक करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो सेम ही आ गया। इसके भी डिजिट बढ़ा दें, रहने दो, अब इसके डिजिट बढ़ाने पड़ेंगे जी, ये तो सेम ही आ गया। 1 मिनट, 201.336, सो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो सेम ही आंसर आ जाएगा। सो आंसर आएगा 1.3336 मिलियन पाउंड, और यहां पे 5 आएगा, तो बहुत ही करीबी मामला है। सो पाउंड 1.3335 मिलियन। सो कौन बढ़िया, इन्वेस्टमेंट इन जापान इज बेटर, है ना। सो इन्वेस्टमेंट इन
जापान इज बेटर, इन्वेस्टमेंट इन जापान इज बेटर। क्लियर है बात, समझ आ गया? सो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बस एक नया वर्ड आया था स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग, शॉर्ट में समझाया है, इस पे डेडिकेटेड सम कराऊंगा। ठीक है, लिखिए इसको जल्दी, बाद में एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा उसमें कराऊंगा। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, चलिए जी। सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, तो इससे हमारे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस बच्चे हो गए सारे के सारे। ठीक है जी, तो देखते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं। कौन से क्वेश्चंस रह गए हैं उनको अब सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक एक आधा ही और बचा होगा, वो भी गलती से कोई बीच में रह गया हो तो रह गया हो। हमने आपको मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर में करा दी, मेजॉरिटी नहीं 100% क्वेश्चंस हमने क्लास में ही सॉल्व करे हैं, इस चैप्टर के नहीं, हर चैप्टर के। सो कोई दिक्कत वाली बात बची नहीं होनी चाहिए। होमवर्क ज़रूर देते रहे हम, पर हम सारा होमवर्क आपको कराए हैं, 100% पूरे चैप्टर्स हमने क्लास में डिस्कस किए हैं। सो आइए अब इस चैप्टर का ऑडिट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या बचा है।